हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरी डिटेल बात करेंगे जो अपना गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है ना नांदेड़ का, तो उसका कैटेगरी के हिसाब से फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा 2025 के लिए। जितनी भी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्टेट कैटेगरी आती है ना, SC ST FIJE NTB NTC NTD, उसके बाद OBC EWS EBC और ओपन कैटेगरी, तो सभी के लिए कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी 2025 एडमिशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, इनका बॉन्ड सर्विस वगैरह कुछ होता है या नहीं होता है, तो पूरी डिटेल जानकारी आपको 2025 के अंदर एडमिशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट होगी ना, तो हर एक सिंगल अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, यहाँ पर ये जो कॉलेज है आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देखने को मिल जाएगा, और ये लास्ट ईयर भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट था और इस साल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो, इन्होंने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है। अगर आपको कुछ डाउट बच जाता है तो आप इनके साथ सीधा बात करके भी अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पर भी हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे। देखो, उसके बाद हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, किस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर कितना है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देन उसके बाद कुछ एडमिशन प्रोसेस होता है, तो किस तरह से आपको करनी है, क्या होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, अगर पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर कौन कौन से चाहिए, तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जो आधार कार्ड होता है ना वो आपके पास होना चाहिए। और याद रहे, हर एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है, प्लस 2 झेरॉक्स आपको यहाँ पर देनी है, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देनी है। यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है ना उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, कोई भी एडवोकेट के पास जाके उसको अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, यहाँ पर वोटर ID इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, वो भी आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास नेशनलिटी होना चाहिए। अगर आप इंडियन स्टूडेंट नहीं हो तो देन आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको NRI कोटा की जो भी फीस होती है ना वो फीस पे करनी होती है। उसके बाद देखो, आपके पास डोमासाइल भी होनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग है, इसलिए आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होना कंपलसरी होता है। जिस बच्चे के पास डोमासाइल नहीं होगा उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो SSC पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास की वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जिसके ऊपर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आपका 17 साल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है वो वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके। देन उसके बाद आपके पास 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपने जो अभी नर्सिंग CET दिया है ना 2025 के लिए, तो उसका आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपने जो अभी एग्ज़ाम दिया ना तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने के बाद, तो वो मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। महाराष्ट्र नर्सिंग CET 2025 का आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए। उसके बाद जब आप काउंसलिंग करोगे, यानी कि देखो अभी क्या करना है, आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आपको CET सेल के ऊपर जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद राउंड 1 से लेकर लगभग 6 राउंड के आसपास ऑनलाइन राउंड होते हैं, जहाँ पर कि आपको कैटेगरी के हिसाब से और गर्ल्स को एकदम फ्री में एडमिशन दिया जाता है। तो आपका हर राउंड के अंदर कॉलेज के नेम डालने होते हैं। लगभग मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पकड़कर 150 के आसपास आपको BSc नर्सिंग के टोटल कॉलेज नज़र आ जाएंगे। तो इन सारे कॉलेज में से जो कॉलेज आपको पसंद है या फिर जो कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो उस हिसाब से आप अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट या फिर अच्छे कॉलेज के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक वो चॉइस फिलिंग करनी होती है। राउंड 1 का चॉइस फिलिंग राउंड 1 के लिए एलिजिबल होता है। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। अभी बस आप हर एक कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फीस क्या होती है, उनके ब्राउचर के अंदर नियम क्या है, तो थोड़ी बहुत जानकारी कलेक्ट करके अपनी एक लिस्ट आप बना सकते हो। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपको टॉप कॉलेज की लिस्ट भी दे दूंगा। साथ ही साथ जो प्रोसेस होती है ना, जिस दिन क्या प्रोसेस करना है, जिस दिन अपडेट आ जाएगा CET सेल वेबसाइट के ऊपर, तो भी डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसी बात का आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखो, वही आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। जब आप राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, तो वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो वो भी आपके पास होना कंपलसरी होता है। उसके बाद आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास कैटेगरी का कास्ट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। अगर आप FIJE NTB NTC NTD में आते हो या फिर OBC स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हो, तो आपके पास NCL वाला भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, उसके पास आपके पास एक LC या फिर TC जो बोलते हैं ना वो भी आपके पास होना चाहिए। 12th क्लास पास आउट का होना चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस यानी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसका फॉर्मेट इसी ब्राउचर के अंदर एकदम लास्ट में दिया हुआ है, तो वो भी देख के जाइएगा कि आपको किस तरह से मेडिकल या फिर फिजिकल फिटनेस डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तो उसके ऊपर भी क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देन उसके बाद आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है, 10th
10 12th क्लास का, या फिर आपने 12th के बाद में कहीं एडमिशन डाल के रखा है, यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है ना, उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर माइग्रेशन देना होता है। अदरवाइज सभी बच्चे को ये कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप भी सभी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। अगर कोई बच्चा है जिसने कि 2 साल पहले 12वीं पास आउट किया था, उसके बाद किधर भी एडमिशन नहीं लिया किसी भी कोर्स के अंदर, और जो अपना टीसी था वो 12th क्लास के अंदर ही पड़ा हुआ था, तो उस बच्चे ने अगर अभी एडमिशन लेने का सोच लिया है तो उसको यहाँ पर गैप एफिडेविट एक बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको गैप एफिडेविट या फिर गैप सर्टिफिकेट किस तरह से बनाते कुछ आइडिया नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो देन उसके बाद आपको एक 16 नंबर का डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफेंस सर्टिफिकेट होता है। ये भी सभी के लिए नहीं होता है। अगर आप डिफेंस रिजर्वेशन में आते हो तो आपके पास डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर बनाकर दे सकते हो, ताकि जितने भी जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है ना, तो उनके अंदर आपको डिफेंस के लिए कुछ खास सीट वैकेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा कम स्कोर के ऊपर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर आप डिफेंस कोटा में आता हो तभी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल बच्चे को ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप का भी सेम रूल रहेगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो जितने भी 5 to 6 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उनके अंदर आपको सीट वैकेंट नज़र आ जाएगी, और जस्ट आप 40% भी लाओगे तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है फिजिकल कोटा के, फिजिकल हैंडीकैप कोटा के थ्रू, लेकिन आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखो एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू जा रहे हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। उसके बाद देखो हिल एरिया होता है, लेकिन हिल एरिया के लिए कोई भी सीट गवर्नमेंट के अंदर भी वैकेंट नहीं है बीएससी नर्सिंग के लिए। बाकी मेडिकल कोर्स के लिए होती है, लेकिन खास करके बीएससी नर्सिंग की जो इंटेक है ना बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पर आपको हिल एरिया का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप साथ में भी एमबीबीएस बीडीएस के लिए ट्राई करना चाह रहे हो ना, अगर आपके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट है तो आप हिल एरिया के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर रेडी रख लीजिएगा, क्योंकि उधर आपको बहुत ज़्यादा 3% के आसपास सीट वैकेंट देखने को मिल जाएगी हर एक कॉलेज के अंदर। उसके लिए आपको वहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह होता है ना, वो कॉलेज आपको जब एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देना होता है जो कि आपका लेस देन होना चाहिए। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डीडी बोल दिया है, मतलब जो भी फीस रहेगा ना वो फीस आपको सीधा कैश में या चेक में नहीं देना है, आपको उस अमाउंट का एक डीडी बनाना होता है, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं उसे, और वो आपको कॉलेज के नाम से बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना होता है। जैसे कि उन्होंने अमाउंट मेंशन किया है 24,500, तो आपका ट्यूशन फीस वगैरह होगा। देन उसके बाद 2,500 वगैरह डिपॉजिट या फिर जो अदर फीस है वो मेंशन किया है, तो अलग अलग डीडी आपको यहाँ पर बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। जो कि आपको फीस स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है ना, फीस स्ट्रक्चर का जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, उसके अंदर डीडी आपको किस नाम से बनाना है वो भी डिटेल मेंशन है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और देखो यहाँ पर एक बात इन्होंने मेंशन किया कि आपको पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके पीडीएफ के फॉर्मेट में रखना है, और वो उनका साइज जो है ना 500 KB के नीचे होना चाहिए। और आपको डॉक्यूमेंट जो है पेन ड्राइव के अंदर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट डालना है, ताकि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो उनको स्कैन करने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा पेन ड्राइव वो आपके पास से ले लेंगे और वो डॉक्यूमेंट कॉपी करके अपने जो CET सेल का ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर वो सीधा का सीधा अपलोड कर देंगे। देखो उसके बाद जब एडमिशन के लिए जाओगे ना तो आपको एक फॉर्म फिल करके देना होता है, तो ये फॉर्म भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, उसके ऊपर क्या क्या लिखना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर ये पूरा ब्राउचर मैं डाल दूंगा, और जो अदर कॉलेज है ना जिनकी वीडियो बनाऊंगा ना तो उनका भी ब्राउचर उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से इसको सीधा डाउनलोड करके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसे आसानी से रीड कर सकते हो। तो ये फॉर्म होता है जो कि आपको वहाँ पर फिल करके देना पड़ेगा जब कॉलेज के लिए जाओगे। तो विशाम रिटेंशन फॉर्म है, फिर वो भी फॉर्म बोलते हैं कि आप एडमिशन लेके उधर बेटरमेंट के लिए डाल रहे हो। देखो उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओगे, वही फॉर्म उनका मिल जाएगा कॉलेज का। देन उसके बाद थोड़ा नीचे आप आ जाओगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर की डिटेल जानकारी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की भी देखने को मिल जाएगी, कि आपको कितना फीस है, क्या करना है। देखिए उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो एंटी रैगिंग वगैरह होता है ना, तो एंटी रैगिंग वगैरह कुछ अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर फ़ाइन देनी होती है, जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इतना फ़ाइन आपको 10,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा अगर आप रैगिंग वगैरह कुछ करते हो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपका एक ये होता है ना, तो ये भी आपको 100 रुपये का जो स्टैम्प पेपर होता है ना उसके ऊपर लिख के देना होता है। देखो अब यहाँ पर फीस का इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि फ़ीस आपको सबमिट करना है डिमांड ड्राफ्ट के मार्फत ही, मतलब आपको फ़ीस कैश में चेक में नहीं देना है, सीधा उसका डीडी बनाकर ही आपको सबमिट करनी है। अगर हम फीस की बात करें तो आप अगर ओपन कैटेगरी में आते हो, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आपके पास डोमिसाइल छोड़ के बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको ओपन कैटेगरी कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि रिजर्व कैटेगरी में आता है लेकिन आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है, लेकिन वो अगर डोमिसाइल बना लेता है तो आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। तो आपको लगभग यहाँ पर 24,500 रुपीज़ ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी।
यानी कि आपको 24,500 रुपीज़ फीस देना है। तो ये फीस किन बच्चों के लिए, जिनका कि ओपन कैटेगरी है, डोमासाइल सीट के बाकी कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, उन बच्चों के लिए। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर मतलब कि जैसे फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी में आते हैं ना, उनका इनकम बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का पूरा 24,500 रुपीज़ फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो और आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, कैटेगरी के पूरे डॉक्यूमेंट है, तो आपको 3,500 रुपीज़ यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, ये भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको इतना फीस पे करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी होती है आप सभी को मालूम है यहाँ पर। बस इन्होंने यही बात मेंशन किया है कि आपके पास एनसीएल होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी एनसीएल देने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेप्ट मतलब ये होता है कि एससी एसटी कैटेगरी को एनसीएल देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एनसीएल आपको देना पड़ेगा। और एनसीएल किन कैटेगरी के लिए होता है मैंने आपको डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन किया था, जैसे कि ओबीसी, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी और एसबीसी जो कैटेगरी होती है ना, इनके लिए आपको एनसीएल देना ही देना है। 31 मार्च 2025 तक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर एनसीएल वाला सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर कैटेगरी का फीस के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। देखो उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू जाते हो, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आपके पास ईडब्ल्यूएस है महाराष्ट्र स्टेट का, तो देन आपको यहाँ पर 13,000 रुपीज़ यानी कि 13,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि जो आपको डीडी बनाना है ना, तो आपको डीडी किस नाम से बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर SC GMCH नांदेड़ जो है ना, पेएबल एट नांदेड़, इस नाम से आपको डीडी बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। और आपका जो डीडी है ना नेशनल बैंक का होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद आपको एक इंश्योरेंस डीडी बनाना होता है, जो कि आपका इंश्योरेंस डीडी आपको नेशनल इंश्योरेंस को एलटीडी इस नाम से आपको इंश्योरेंस वाला डीडी बनाना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट होता है लगभग 797 आपको देखने को मिल जाएगा। इतने अमाउंट का आपको एक इंश्योरेंस डीडी बनाना होता है, जो कि आपको अलग से बनाना पड़ेगा। यानी कि कॉलेज का जो ऊपर मैंने कैटेगरी के हिसाब से फीस एक्सप्लेन किया ना, तो वो डीडी आपको इस नाम से बनाना है, और जो इंश्योरेंस वाला है वो डीडी आपको इस नाम से बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए उन्होंने नीचे पॉइंट भी मेंशन किया है कि प्लीज़ नॉट मतलब कैश जो होता है या फिर चेक है ना, आपका एडमिशन के लिए नहीं लिया जाएगा, आपको वहाँ पर डीडी बनाकर ही सबमिट करना पड़ेगा। देखो जो फीस होता है ना वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या फिर जो भी फीस रेगुलर अथॉरिटी होगा ना, उन्होंने अगर कुछ रूल चेंज किया ना, तो ये कॉलेज का फीस टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। यानी कि अभी 24,000 मेंशन है तो ये 27, 28 भी हो सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो डिमांड ड्राफ्ट विल बी डिपॉजिट इन द इंस्टीट्यूट अकाउंट ओनली आफ्टर द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। मतलब आपका जो डीडी होता है ना वो डिपॉजिट कब किया जाएगा, जब कट ऑफ डेट होता है, मतलब एडमिशन करने का जो लास्ट डेट रहेगा ना 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट का, तो उस कट ऑफ डेट के बाद ही आपको यहाँ पर जो है मतलब डीडी जो है आपका डिपॉजिट किया जाएगा। और एक अदर बात यह है कि इस कट ऑफ डेट के बाद में अगर आप एडमिशन करने के लिए मतलब कैंसिल करने के लिए जाओगे ना लिया हुआ, तो आपको पेनाल्टी भी कॉलेज मांग सकता है। पूरे 4 साल की जनरल कैटेगरी की फीस भी मांग सकता है। आप किसी भी मतलब कैटेगरी में आते हो, तो इसलिए जब एडमिशन करने के लिए जाओगे ना तब कॉलेज के साथ बात करिएगा कि सर अगर हम कट ऑफ डेट के बाद में सीट छोड़ना चाहेंगे तो क्या हमें जितना 2,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, जितना कि एडमिशन फ़ीस होता है उतना, या फिर मतलब पूरा 4 साल का फीस देना होगा। तो ये आप एक बार उनके साथ बात करके कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि 99% जो है ना, जो कि देखो यहाँ पर आपको एक अमाउंट देना होता है जो कि आपका एडमिशन फॉर्म का होता है ना, या फिर एडमिशन कैंसिल करने का, तो आपको 1,500 होता है। कुछ रूल है ही नहीं महाराष्ट्र स्टेट के या फिर सीईटी सेल के। लेकिन जब आप कट ऑफ डेट जाने के बाद एडमिशन कैंसिल करने के लिए जाओगे ना, तो उस टाइम में ये कॉलेज वाले आपको बोलते हैं कि 4 साल का पूरा जनरल कैटेगरी का फीस पे करिएगा। इसलिए उनके साथ पहले से ही बात करके रखिएगा कि सर हमें जो अमाउंट पे करना है एडमिशन कैंसिल करने के लिए कट ऑफ डेट के बाद में, वो एडमिशन जो प्रोसेस का फीस लिया था उतना ही देना पड़ेगा। एडमिशन कैंसिलेशन का जो होता है उतना ही देना पड़ेगा, 1,500 या फिर 2,000, या फिर हमें जो है 4 साल का पूरा जनरल कैटेगरी का फीस पे करना होगा। उनके साथ आप एक बार बात करके उसके बाद ही अपना डिसीजन आप ले सकते हो। देखो अगर आपको एडमिशन कैंसिल ही नहीं करना है तो आप इजीली एडमिशन वहाँ पर कर सकते हो, बाकी कोई चीज़ का टेंशन ना लेते हुए। देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर मेंशन किया है इन्होंने। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ट्यूशन फीस होती है, जो कि ओपन कैटेगरी का बच्चा रहेगा उसके लिए 21,000 होती है। रिजर्व कैटेगरी की बात करें जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आती है, ओबीसी हुआ, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी हुआ,
या फिर SC ST हुआ तो उनके लिए कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। EWS के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए यहाँ पर क्या होता है, EWS के जो मेल स्टूडेंट होते हैं ना तो उनके लिए ट्यूशन फीस आधा ही देना होता है, जो कि आपको 10,500 देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर EWS वाली जो गर्ल्स है ना या फिर EBC वाली गर्ल्स, तो उनके लिए एक बेनिफिट है कि उनको यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है, यानी कि इनको यहाँ पर 0 ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर से गर्ल्स फ्री एजुकेशन लागू हुआ था। उसके बाद एडमिशन फीस होती है जो कि 1,500 होती है, और सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर लगभग आपको सेम नजर आ जाएगी। उसके बाद लाइब्रेरी का एक फीस होता है 1,000 रुपीज़, ये भी आपको सभी कैटेगरी के लिए सेम होता है। लाइब्रेरी का एक डिपॉजिट होता है जो कि 2,000 रुपीज़ है, ये आपको रिफंड दिया जाएगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तब इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जिम का फीस होता है जो कि 500 रुपीज़ होता है, जो कि वन टाइम आपसे लिया जाएगा। उसके बाद देखो अश्वमेध करके एक फीस होता है 200 रुपीज़। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक डेवलपमेंट फीस होता है जो कि 50 RS आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको देना पड़ेगा। देखो उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक इंश्योरेंस बनाना होता है, और इंश्योरेंस का अमाउंट आपको 797 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। नेशनल बैंक का आपको एक DD बनाना होता है जो कि इंश्योरेंस को LTD पेएबल एट कोल्हापुर, इस नाम से आपको बनाना पड़ेगा। जब आप रिटेंशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको ये DD कॉलेज के अंदर बनाकर सबमिट करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो ये हुआ छोटी मोटी जो भी डाटा था, जो मैंने पेनल्टी था वो भी आपके साथ एक्सप्लेन किया है। देखो मैंने मेडिकल फिटनेस बोल दिया था ना, तो आपको ये जो फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ना 2024 का, तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर या फिर 2025 का जब ब्राउचर आ जाएगा ना तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगा, CET सेल फिर से एक बार PDF अपडेट कर देगा, तो इसका आपको प्रिंट आउट निकालना होता है। जब प्रिंट आउट निकालोगे तो इधर अपना खुद का नाम डालना होता है, और नीचे जो एक मतलब डॉक्टर होता है ना जो कि रजिस्टर्ड फिजिशियन होता है ना, तो उसका आपको यहाँ पर सिग्नेचर नेम वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लेना होता है, जो कि मतलब जिन्होंने कि MBBS किया हुआ है या फिर BAMS किया हुआ है या फिर BHMS किया हुआ है ना, तो उनका साइन आपको लेके यहाँ पर ये सबमिट करना होता है, और उसके बाद ही आपको एडमिशन के अंदर एडमिशन दिया जाता है। क्योंकि आप अगर मेडिकली फिट नहीं हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है, आपको ईजिली बन जाता है। जैसे कि आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका 100 रुपीज़ के अंदर कुछ चेकअप किए बिना भी आपको ये मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट के अंदर जाओगे तो आपका बॉडी चेकअप करके आपको ये फ्री में भी मिल जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो जितनी भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नांदेड़ का कॉलेज था BSc नर्सिंग का काउंसलिंग के लिए, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने पूरी विथ डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट अगर अदर कॉलेज का भी, जो कि प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में X करके टाइप कर दीजिएगा। मैं आपके साथ उनकी भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको एक PDF चाहिए रीड करने के लिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके एकदम ईजी वे में आसान तरीके से रीड भी कर सकते हो। अगर आपको फी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा।